नमस्कार छात्रों, जय हिंद। मेरा नाम राहुल सिंह। आज बायोलॉजी का चैप्टर डाइजेशन सिस्टम अर्थात पाचन तंत्र पढ़ने वाले हैं। अंकुरण स्टूडेंट में आपका स्वागत है। पाचन तंत्र होता क्या है, शरीर में किस प्रकार की प्रोसेस होती है और शरीर में पाचन तंत्र में किन किन अंगों के द्वारा भागीदारी या पाचन किया जाता है। जैसे आपको पता है कि पाचन क्रिया मुख से प्रारंभ होती है और अंत तक होती है। तो इस सारी चीज़ों को हम प्रारूप रूप से या एक बाय एक रूप से देखेंगे। तो पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है, पाचन क्रिया का अंत कहाँ होता है, पाचन क्रिया में कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और पाचन क्रिया में किस तरह से अपना क्रिया विधि पूरी होती है। आइए छात्रों स्टार्ट करते हैं पाचन तंत्र अर्थात डाइजेशन सिस्टम। पाचन तंत्र को समझने के लिए आपको 4 पॉइंटों पर विशेष ध्यान रखना है। अगर आप 4 पॉइंट आप समझ लेते हो तो पाचन तंत्र आगे आपको सरल लगने लगेगा। पहला पॉइंट आता है कि पाचन तंत्र फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। कैसी प्रोसेस है? फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। फिजियो इसलिए बोल रहे हैं, ये भौतिकी होता है बेटा, भौतिक, और केमिकल का मतलब होता है रसायन। भौतिक क्यों बोलते से कि जब आप भोजन को चबाते हैं, कुचलते हैं, दबाते हैं, अर्थात वो क्रिया जो होती है वो भौतिक क्रिया होती है। भोजन का कुचलना, भोजन की लुगदी बनाना, ये सारी की सारी क्रिया क्या होती है? फिजियो होती है, भौतिकी होती है। जब भोजन में बेटा जी ध्यान रखना, जब भोजन में लार मिला दी जाती है, जब भोजन में एंजाइम मिला दिए जाते हैं, तो वो क्रिया क्या होती है? रसायन क्रिया होती है। तो पाचन क्रिया का अर्थ क्या, पाचन क्रिया क्या है? फिजियोकेमिकल प्रक्रिया है। समझ में आया? आगे चलते हैं। पाचन क्रिया का मुख्य कार्य, पाचन क्रिया का मुख्य कार्य भोजन से क्या प्राप्त करना होता है? ऊर्जा। आप कुछ भी खाओ, आपने पनीर खाई, रोटी खाई, कुछ भी खाया, आपको क्या मिलती है? शरीर को क्या मिलती है? ऊर्जा मिलती है। आपने फल का सेवन किया, रोटी का सेवन किया, आपको क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। तो बेटा जी पाचन क्रिया का मुख्य कार्य क्या है? ऊर्जा। शरीर को क्या प्राप्त होना? ऊर्जा प्राप्त होना। तीसरे पॉइंट की ओर चलते हैं बेटा, यह सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। पाचन क्रिया में जटिल अणु किसमें टूट जाते हैं? सरल अणुओं में टूट जाते हैं। पाचन क्रिया में जटिल अणु किसमें टूट जाते हैं बेटा जी? सरल अणु में टूट जाते हैं। अब आप कहोगे सर कि जटिल अणु कौन से होते हैं, सरल अणु कौन से होते हैं? तो तीसरा पॉइंट अभी ध्यान रखिए कि पाचन क्रिया में जटिल अणु किसमें टूट जाते हैं? सरल अणु में टूट जाते हैं। कैसे टूटते हैं चलो बताते हैं आपको कि जटिल अणु क्या होते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड क्या होते हैं और सिंपल फूड क्या होते हैं। आगे चलते हैं। आपने भोजन का सेवन किया, भोजन का क्या किया? सेवन किया। आपने भोजन का सेवन किया। जैसे आप भोजन का सेवन करते हो, आपने रोटी खाई बेटा जी, रोटी खाई, चावल खाया, आपने दाल का सेवन किया, पनीर का सेवन किया, या आपने घी मक्खन खाया। क्या खाया बेटा जी? घी और मक्खन खाया। शरीर को आवश्यकता नहीं है, शरीर को मालूम नहीं है कि रोटी क्या है, शरीर को बिल्कुल भी मालूम नहीं है कि घी क्या होता है। शरीर को तो यह मालूम है कि रोटी से हमको क्या मिलता है? रोटी से हमको कार्बोहाइड्रेट मिलता है बेटा जी। क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट मिलता है। आप रोटी और चावल खाओ, दे दनादन चावल खाओ, आपको शरीर को क्या मिलेगा? कार्बोहाइड्रेट मिलेगा। अगर दाल खाते हो, पनीर खाते हो, और दाल और पनीर से हमको क्या मिलती है बेटा जी? प्रोटीन मिलती है। क्या मिलती है बेटा जी? प्रोटीन मिलती है। अगर आप घी और मक्खन खाओगे, चिकनी चीज खाओगे, तेल खाओगे,
वसा का, तो यहां से हमको क्या मिलती है, वसा मिलता है। क्या मिलता है, फैट मिलता है बेटा। क्या मिलता है, फैट मिलता है। यहां से कौन मिलती है, प्रोटीन मिलती है। क्या मिलता है बेटा जी, प्रोटीन मिलती है। अब देखो बेटा, कार्बोहाइड्रेट का पाचन हुआ शरीर में, तो शरीर को क्या मिला, ग्लूकोज मिला। क्या मिला बेटा जी, ग्लूकोज मिला। ध्यान के, जब कार्बोहाइड्रेट का शरीर में पाचन होता है तो शरीर को क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। जब शरीर में प्रोटीन का पाचन होता है तो शरीर को अमीनो एसिड मिलता है बेटा जी। क्या मिलता है, अमीनो एसिड मिलता है। क्या मिलता है, अमीनो अम्ल मिलता है। क्या मिलता है, अमीनो अम्ल मिलता है बेटा। जब आप वसा का पाचन होता है शरीर में तो क्या मिलता है, वसीय अम्ल मिलता है। क्या मिलता है बेटा जी, वसीय अम्ल, फैटी एसिड। क्या मिलता है, फैटी एसिड या ग्लिसरॉल मिलता है। चलो स्टार्ट करते दोबारा बेटा जी, कि आपको समझाना, एक एक परसेंट आपको, एक एक पॉइंट आपको समझ में आएगा। आपने खाना खाने गए निमंत्रण में, आपने रोटी का सेवन किया, चावल खाए, दाल पनीर खाई, घी मक्खन का सेवन किया। शरीर को नहीं पता कि घी क्या होता है, मक्खन क्या होता है, शरीर को कुछ नहीं पता। दाल और रोटी, रोटी और चावल किस में टूट जाते हैं, कार्बोहाइड्रेट में। और कार्बोहाइड्रेट का पाचन, कार्बोहाइड्रेट का जब पाचन होता है तो शरीर में क्या मिलता है, ग्लूकोज मिलता है। जैसे ही दाल पनीर में कौन होती है बेटा, प्रोटीन होता है। और प्रोटीन का पाचन होगा तो क्या मिलेगा हमें, अमीनो अम्ल मिलेगा। जैसे ही घी में कौन होती है, वसा होती है। और जैसे ही वसा का पाचन होता है तो हमको क्या मिलता है, वसीय अम्ल मिलता है, ग्लिसरॉल मिलता है। आगे चलते बेटा, ये कौन है, ये जटिल अणु है, कॉम्प्लेक्स फूड है। जटिल क्या है, अणु है। और बेटा ये कौन है, सरल अणु है। तो ध्यान रखेंगे, ये कौन है, जटिल अणु है। और ये कौन है, सरल अणु है। जब जटिल अणु किस में बदल गए, आपको पता है कि जटिल अणु किस में बदल गए, सरल अणु में बदल गए। तो यही तो पाचन क्रिया है। जब जटिल अणु टूटकर सरल अणु में बदल जाए तो यही क्या है, पाचन क्रिया है। बट एक पॉइंट सीखे बेटा, एक पॉइंट यहां से याद रखें कि एंजाइम नाम का एक व्यक्ति होता है। क्या होता है, एंजाइम। एंजाइम नाम का एक व्यक्ति होता है। एंजाइम नाम का क्या है, एक व्यक्ति है जो जटिल अणुओं को किसमें तोड़ता है, सरल अणुओं में। तो जटिल अणुओं को सरल अणु में तोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, एंजाइम। और एंजाइम होते कौन है, प्रोटीन होते हैं। एंजाइम होते कौन है बेटा जी, प्रोटीन होते हैं। तो पहली बात यहां सीख लो कि पाचन क्रिया में जटिल अणुओं से सरल अणुओं का निर्माण होता है। और जटिल अणु को तोड़ता कौन है, एंजाइम। और एंजाइम होते कौन है, प्रोटीन होते बेटा। तो सीखने वाली बात है कि पाचन क्रिया में जटिल अणु से सरल अणु का निर्माण होता है। कॉम्प्लेक्स फूड ब्रेक डाउन द सिंपल फूड। चले आगे बढ़ते हैं चौथे पॉइंट की ओर। चौथे पॉइंट की ओर चलते बेटा जी, ये समझ में आ गया आपका, फिजियो पाचन ऊर्जा वगैरह आपको टोटल समझ में आ गया होगा। आगे चलते चौथा पॉइंट या फोर्थ पॉइंट की चलते हैं। जल हो गया, विटामिन हो गया, खनिज पदार्थ हो गए। जल आप जानते हो, खनिज पदार्थ आप, कैल्शियम हो गया, सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, बहुत सारे खनिज पदार्थ होते हैं। विटामिन आप जानते हो बेटा, इनका पाचन नहीं होता शरीर में, इनका पाचन नहीं होता। जल का पाचन नहीं होता, खनिजों का पाचन नहीं होता, विटामिन का पाचन नहीं होता। पॉइंट बनता है, पहले प्री में क्वेश्चन में पूछे जाते हैं कि शरीर में किन पदार्थों का पाचन नहीं होता, तो जल का पाचन नहीं होता, खनिज पदार्थों का, कैल्शियम पोटेशियम सोडियम, इनका पाचन नहीं होता, विटामिन का पाचन नहीं होता, बल्कि इनका क्या होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब होता है। क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है। शरीर में इनका बेटा क्या होता है, अवशोषण होता है और पाचन नहीं होता है। आशा करता हूं कि चारों पॉइंट आपको भली भांति समझ में आए होंगे। दोबारा रिपीट करता हूं,
पाचन क्रिया फिजियोकेमिकल प्रोसेस है। पाचन क्रिया से ऊर्जा प्राप्त की जाती है। पाचन क्रिया में जटिल अणु सरल अणु में टूट जाते हैं और पाचन क्रिया में जल, विटामिन और खनिज लवणों का पाचन नहीं होता, बल्कि इनका अवशोषण होता है। बेटा जी, इनका क्या होता है? अवशोषण होता है। आगे चलते हैं। पाचन क्रिया दो तरीके से होती है शरीर में। पाचन क्रिया टाइप पूछा जाए तो पाचन क्रिया दो टाइप से होती है, एक आहार नाल के द्वारा, एक पाचन ग्रंथियों के द्वारा। इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमेंट्री कैनाल, इसे कहते हैं डाइजेशन ग्लैंड। बेटा एक एक बात आप सीखते चलना कि आपको साइंस का भूल के दिखाओ। साइंस को आप एक बार पढ़ने के बाद साइंस भूल के दिखाओ कि पाचन क्रिया शरीर में दो तरीका से होती है, एक आहार नाल का वाला हिस्सा होता है, एक पाचन करने वाली ग्रंथि होती है, जिसे डाइजेशन ग्लैंड कहते हैं, ग्रंथि कहते हैं, अर्थात इसे एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। आहार नाल जो होती है, आहार नाल की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? आहार नाल। इसकी जो लंबाई जो होती है, इसकी लंबाई जो होती है लगभग 30 से 32 फीट होती है। क्या होती है? लगभग 30 से 32 फीट होती है, जो मुख गुहा से, कहां से प्रारंभ होती है? मुख से प्रारंभ होती है। जो गुदा होता है, एनस बोलते हैं जैसे। बेटा जी सीखने की कोशिश करें कि पाचन क्रिया दो तरीका से प्रारंभ हुई है, एक आहार नाल में, एक पाचन ग्रंथियों में, डाइजेशन ग्लैंड में या पाचन ग्रंथियों में। आपको बता दें कि आहार नाल की जो लंबाई जो होती है वो 30 से 32 फीट होती है और ये मुख से प्रारंभ होकर गुदा, जिसे एनस कहते हैं, वहां तक पाई जाती है। यहां से लेकर जहां फ्रेश होते हैं वहां तक कौन पाई जाती है? आहार नाल पाई जाती है। क्वेश्चन आएगा यहां से, कैसे आएगा कि आमाशय में पाचन होता है, वो पाचन का कौन सा भाग है? तो आपको बताना होगा आहार नाल। तो आहार नाल में पाचन क्रिया किन किन अंगों के द्वारा होती है वो सीख लेते हैं। मुख गुहा, जिसे बक्कल कैविटी कहते हैं, बक्कल कैविटी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा जी? तो आहार नाल में पाचन लेने वाले अंग पूछा जाए तो मुख गुहा, मुख गुहा को क्या कहते हैं? बक्कल कैविटी कहते हैं। मुख गुहा में दांत आते हैं, जीभ आता है, लार ग्रंथि आती है, ये सारी की सारी चीजें यहां पर आती है। आमाशय, इसे स्टमक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टमक कहते हैं। तो आमाशय आहार नाल का हिस्सा होता है। दूसरा आता है छोटी आंत, बड़ी आंत, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन जो होती है। और चौथा आता है जो इसे कहते हैं एनस कहते हैं। बेटा क्या कहते हैं? एनस कहते हैं। तो क्वेश्चन यहां से पूछेंगे हम आपको कि छोटी आंत और बड़ी आंत में जो पाचन होता है वो पाचन तंत्र का कौन सा हिस्से में आता है? तो आपको बताना होगा आहार नाल वाले हिस्से में, एलिमेंट्री कैनाल में। अगर आपसे पूछा जाए कि जो डाइजेशन ग्लैंड के द्वारा पाचन होता है, इसमें कौन कौन से अंग भागीदार होते हैं और कौन कौन से अंग शामिल होते हैं, तो बेटा लार ग्रंथि इसमें कौन सी आएगी? लार ग्रंथि, सैलिवरी ग्लैंड बोलते हैं। और कौन सा आएगा? जठर ग्रंथि, इसे गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं। और आता है बेटा लिवर, इसे हम यकृत बोलते हैं। और आता है आमाशय, जिसे हम पैंक्रियाज बोलते हैं। बेटा सीखो, यहां से मैं आपको सिखाना चाहता हूं। पाचन ग्रंथियों में लार ग्रंथि अंग जठर ग्रंथि के द्वारा पाचन होता है, यकृत के द्वारा पाचन होता है, आमाशय के द्वारा पाचन होता है। इसमें कौन आता है? छोटी आंत के द्वारा पाचन होगा, बड़ी आंत के द्वारा पाचन होगा, आमाशय के द्वारा, गुदा के द्वारा, मुख गुहा के द्वारा पाचन होता है। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, डायरेक्ट पूछ लिया जाएगा किसी एग्जाम में कि आहार नाल के द्वारा पाचन क्रिया का क्रम बताओ। कि आपसे पूछा जाएगा कि मुख गुहा, ये पूरा क्रम याद रखना पड़ेगा। यहां से पूछा जाएगा कि जठर ग्रंथि के द्वारा पाचन होता है, वो
पाचन तंत्र के किस हिस्से में आता है, तो आपको बताना होगा कि डाइजेशन ग्लैंड। इतना समझ में आया तो मैं आगे की ओर बढ़ता हूं। अब यहां से सीखने की कोशिश करें बेटा, हर चीज को यहां से मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बेटा सीख इधर पूरा एक एक चीज को समझाता। पाचन तंत्र प्रक्रिया या प्रोसेस ऑफ डाइजेशन सिस्टम। ये बताओ, सबसे पहले भोजन का क्या होता है? अंतःग्रहण होता है। अंतःग्रहण का मतलब है कि आप भोजन को मुख में खा रहे हैं, मुख में ले रहे हो, मुख में चबाओगे। तो सबसे पहले फूड का जो होता है अंतःग्रहण, इंजेक्शन, समझ में आया? अब भोजन का क्या होगा? जैसे ही आपने भोजन को अंतःग्रहण किया, मुंह में लिया, तो उसके बाद भोजन का बेटा क्या होता है? पाचन शुरू हो जाता है। पहला पॉइंट, आपने भोजन को मुख में लिया तो उसे कहते हैं अंतःग्रहण। जैसे ही मुख में लेते हो तो पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। तो जैसे ही दूसरे नंबर पे आता है बेटा, अब आपके क्या स्टार्ट हो जाएगा? पाचन स्टार्ट हो जाएगा। तीसरा पॉइंट होता है, जैसे ही पाचन क्रिया संपन्न होती है, अब उसके बाद शरीर में क्या प्रारंभ हो जाता है? अवशोषण प्रारंभ हो जाता है। पाचन क्रिया के बाद अवशोषण प्रारंभ होता है। अब अवशोषण के बाद स्वांगीकरण, एसिमिलेशन प्रारंभ हो जाता है। अब क्वेश्चन आता है, सर पाचन तो हमको पता है कि पचा हुआ पदार्थ, अवशोषण मतलब अवशोषण किया, जैसे विटामिन हो गया, जल हो गया, खनिज पदार्थ, इनका अवशोषण होता है। सर स्वांगीकरण क्या है? स्वांगीकरण क्या है? यह समझने वाली बात है बेटा। मैंने बताया पाचन क्रिया से हमको क्या मिलता है बेटा? ग्लूकोज मिलता है। क्या मिला था अभी बताया था? पाचन क्रिया से जैसी होता है ग्लूकोज मिलता है। और बेटा अवशोषण से क्या? अवशोषण क्रिया से हमको क्या मिला था? पानी मिला था, विटामिन मिला था। बेटा समझने की कोशिश करें, यहां पर एक एक शब्द को समझाना चाहता हूं आपको। पाचन क्रिया से हमको ग्लूकोज मिल गया, अवशोषण क्रिया से हमको पानी मिला, और क्या मिला था? विटामिन मिला था। अब ये बताओ, ये सारे के सारे सबसे पहले किसमें घुलते हैं? रक्त में घुल जाते हैं। किसमें घुलते बेटा जी? रक्त में घुलते हैं। किसमें घुलते हैं? ब्लड में घुल जाते हैं। जैसे शरीर में ग्लूकोज बना, विटामिन बना, ये जाकर सबसे पहले किसमें घुल जाते बेटा जी? रक्त में घुल जाते। और रक्त से बेटा ये शरीर की कोशिका, शरीर की कोशिका, या हम कह सकते हैं शरीर के प्रत्येक अंग, शरीर के प्रत्येक अंग को क्या मिलता है बेटा? ग्लूकोज मिलता है। मेरी बात समझने की कोशिश करना, स्वांगीकरण समझा रहा हूं। स्वांगीकरण का मतलब है पाचन क्रिया से हमको क्या मिला? ग्लूकोज मिला बेटा, अवशोषण से पानी, विटामिन मिला। ये किसमें घुल जाते हैं? आपको बताएं, ये रक्त में घुल जाते हैं। और रक्त के माध्यम से शरीर की प्रत्येक कोशिका को, शरीर के प्रत्येक अंग को क्या मिलता है? ग्लूकोज मिलता है। प्रत्येक कोशिका को ऊर्जा मिलती है। इसी क्रिया को क्या कहते हैं बेटा? स्वांगीकरण कहते हैं। स्वांगीकरण क्रिया रक्त के माध्यम में होती है। रक्त के माध्यम से शरीर के पूरे ऑल ऑर्गन्स में होती है, प्रत्येक भाग में, प्रत्येक कोशिका में होती है। यही बताया। अब उसके बाद लास्ट बचता है स्वांगीकरण, इसमें लास्ट बचता है इसमें मल त्याग। क्या? मल त्याग। लास्ट बचता है इसमें मल त्याग। बेटा समझने की कोशिश करना, 5 लास्ट बचता है मल त्याग। मल त्याग आपको पता है, जब पाचन हो गया, अवशोषण हो गया, स्वांगीकरण, एसिमिलेशन हो गया, शरीर को ऊर्जा मिल गई, शरीर को विटामिन मिल गया, अब बेकार पदार्थ बचा होगा उसका क्या होगा? शरीर से बाहर निकाल दिया जाएगा, अर्थात मल त्याग होगा। बेटा इतनी बात समझ में आई क्या कि अंतःग्रहण मुख के द्वारा पाचन क्रिया, अवशोषण, स्वांगीकरण क्या होता है? स्वांगीकरण एक बार आप ध्यान से देखेंगे तो स्वांगीकरण रक्त के माध्यम से जो भी पचा हुआ भोजन, जो भी अवशोषण किया भोजन घुल जाता है और शरीर की प्रत्येक कोशिका को दे देता है। चले आगे बढ़ते। अब यहां से क्वेश्चन आता है,
मोस्ट क्वेश्चन आएगा बेटा, यहां से क्वेश्चन समझना। जो अंतःग्रहण होता है, इंजेक्शन जो होता है, अंतःग्रहण होता है, शरीर के किस भाग में होता है? तो किस में होगा? ये है मुख, मुख गुहा में। क्वेश्चन सीखो बेटा, बेटा यहां से आपको क्वेश्चन एक एक करके पढ़ना पड़ेगा। मुख गुहा, बक्कल कैविटी या ओरल कैविटी कहते हैं। क्वेश्चन सीखेंगे। जो इंजेक्शन या अंतःकरण जो होता है, अंतःग्रहण जो भोजन को मुंह में ले रहे थे, अंतःग्रहण जो होता है शरीर के कहां पर होता है? मुख गुहा में होता है। दूसरा पॉइंट आता है पाचन जो होता है, शरीर में जो पाचन क्रिया जो होती है वो कहां पर होती है? तो ध्यान रखना, पाचन क्रिया हमेशा कहां पर होती है? आमाशय में होती है। कहां पर बेटा होती है? आमाशय में। पॉइंट समझने की कोशिश करें कि जो पाचन क्रिया जो होती है, पाचन क्रिया मुख्य रूप से शरीर के किस अंग में होती है? तो आपको बता दें कहां पर होती है? स्टमक अर्थात आमाशय में। डायरेक्ट पूछा जाएगा किन अंगों के द्वारा पाचन क्रिया शरीर में होती है, अंग दे दिया जाएगा आपको, छोटी आंत, बड़ी आंत, जो भी आंत दे दिया जाएगा, तो ध्यान रखना कि पाचन क्रिया हमेशा कहां पर प्रारंभ होती है? आमाशय में। और मैंने बताया अवशोषण, विटामिन जल, जो भी अवशोषण होता है बेटा, जो भी खाओगे आप, जो भी खाओगे पियोगे, जो भी कुछ खाओगे, अवशोषण होता है। जल का अवशोषण, विटामिन का अवशोषण, ये होता है छोटी आंत और बड़ी आंत में। किसमें होता है बेटा? समझने की कोशिश करें कि जो अवशोषण की क्रिया होती है, एब्जॉर्ब जो होता है, अवशोषण होता है, एब्जॉर्ब जो होता है, अवशोषण क्रिया होती है, वो हमेशा कहां होती है बेटा? छोटी आंत और बड़ी आंत में होती है। और पाचन क्रिया पूछा जाए तो बेटा कहां होती है? आमाशय में होती है। और अंतःग्रहण पूछा जाए तो बेटा मुख गुहा में होती है। और आपको पता स्वांगीकरण, एसिमिलेशन तो मैं बताया था, ब्लड के माध्यम से होता है, रक्त में घुल जाता है। और लास्ट में ये होता है एनस, गुदा द्वार, जिससे आप फ्रेश होते हैं। तो लास्ट में जो होता है एसिमिलेशन तो बॉडी सेल में होता है, और मलत्याग जो होता है वो कहां होता है? एनएस के द्वारा होता है। आप फ्रेश होने सुबह जाते हो। इतनी बात समझ में भाई? एक बार रिपीटेशन और कर देता हूं जिससे सभी को हर प्रकार से आपको समझ में आए। इंजेक्शन अंतःग्रहण मुख के द्वारा होता है, पाचन स्टमक के द्वारा होता है, अवशोषण स्मॉल और लार्ज इंटेस्टाइन या छोटी आंत बड़ी आंत के द्वारा होता है, और मल त्याग जो होता है वो आपको गुदा एनएस के माध्यम से फ्रेश हो जाते हो, वो फ्रेश पाचन क्रिया प्रारंभ होती है। इतना समझ में आया? आगे की ओर चलते हैं तो आपको हर तरह से समझने की कोशिश करेंगे। अब हर एक पार्ट को लेकर चलते बेटा, हर एक पार्ट को। मैं ये कह रहा हूं एक भी प्रश्न नहीं छोड़ूंगा और सारे प्रश्नों को यहां से क्लियर करा दूंगा। बस शर्त है कि आपको जो पढ़ा है बड़ी ईमानदारी से आप उसको ध्यान से देख लें। बस क्या है बेटा? पहला अंग पढ़ने स्टार्ट करते हैं। मुख गुहा, मुख गुहा। एक चीज और समझ लें, उससे पहले आपको इसको समझाने से पहले आपको एक चीज और समझ लें कि क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको बता दें मुख गुहा आती है। सबसे पहले प्रारंभ कहां होता है? मुख गुहा से होता है। इसके जो नली जो होती है, इस वाली नली को क्या कहते हैं? ईसोफेगस कैसे कहते हैं? खाद्य नल का ग्रास नली कहते हैं। तीसरा पार्ट आता है, ये वाला जो भाग है इसे आमाशय कहते हैं, और ये जो पतला सा भाग है इसे पैंक्रियाज कहते हैं, अंगनाशय कहते हैं, और ये जो बड़ा सा भाग दिखाई दे रहा है इसे बड़ी आंत लार्ज कहते हैं, स्टेराइन कहते हैं, और जो अंदर का मटेरियल दिखाई दे रहा है वो छोटी आंत है, इसे लिवर कहते हैं, इसे पित्ताशय या गॉल ब्लैडर कहते हैं। तो पहला स्टेप स्टार्ट करते हैं मुख गुहा से, बक्कल कैविटी से स्टार्ट करते हैं। चलो स्टार्ट करते। पहला स्टेप शुरू हो गया है, ध्यान से पढ़ने वाले बेटा। मैंने बोला ये आपकी बक्कल कैविटी है, मुख गुहा है। आपको इस मुख में क्या क्या दिखाई दे रहा है? सबसे पहले तो आप बताओगे सर जीभ दिखाई दे रही है इसमें। आप बताओगे सर इसमें दांत दिखाई दे रहा है। क्या दिखाई दे रहे? दांत।
तो बक्कल कैविटी में आपको जीभ पढ़ेंगे, दांत पढ़ेंगे, और एक चीज जो दिखाई नहीं दे रही है उसका नाम है लार ग्रंथि। क्या? लार ग्रंथि। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मुख गुहा बक्कल कैविटी। मुख गुहा बक्कल कैविटी पढ़ना स्टार्ट करते हैं। तो बक्कल कैविटी या मुख गुहा में अभी बताया आपको, क्या पढ़ेंगे? आपको क्या दिखाई दे रहा है? जीभ पढ़ेंगे। क्या दिखाई दे रहा है आपको? दांत। और आपको क्या दिखाई दे? लार ग्रंथि, साल्वरी ग्लैंड, टंग्स और टीथ, ये तीनों चीजों को पढ़ने वाले हैं मुख गुहा में। तो पॉइंट उठता है कि बक्कल कैविटी में किन चीजों का अध्ययन करते हैं, तो आपको बता दें जीभ का, दांत का, लार ग्रंथि, इन तीनों का अध्ययन किया जाता है। बात करते बेटा पाचन क्रिया का प्रारंभ। डाइजेशन स्टार्टेड बाय बक्कल कैविटी। क्या कहना चाहते हैं कि पाचन क्रिया का जो प्रारंभ है ना, पहला ऑब्जेक्टिव हर पेपर में पूछा गया है, पहला ऑब्जेक्टिव हर पेपर में पूछा गया है कि पाचन क्रिया का जो प्रारंभ होता है डाइजेशन स्टार्टेड बाय मुख गुहा से होता है, बक्कल कैविटी से होता है। पहला पॉइंट कि सर पाचन क्रिया का प्रारंभ कहां से होता है? बक्कल कैविटी, मुख गुहा से होते हैं। क्यों होता है दोस्तों? यह भी जानो, क्योंकि जो भी कुछ खाओगे, जो भी कुछ आप चबाओगे, कहां चबाओगे? मुख में। आपने रोटी का, फल का, किसी भी चीज का सेवन किया, वो कहां पर चबाया जाता है? मुख में चबाया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि पाचन क्रिया का प्रारंभ, पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख गुहा से, बक्कल कैविटी से होता है। दूसरा पॉइंट होता है मुख में स्टार्च का पाचन होता है। किसका पाचन होता है? स्टार्च। अब ध्यान रखना, स्टार्च। दूसरा फैक्ट है, सबसे इंपॉर्टेंट है कि मुख में किस पदार्थ का पाचन होता है? स्टार्च का पाचन। स्टार्च अर्थात कार्बोहाइड्रेट ही होता है। अब क्वेश्चन बच्चे बोलेंगे कि सर स्टार्च क्या होता है, तो आपको बता दें, जब आलू को काटते हैं तो आलू में से जो लिक्विड मटेरियल निकलता है, लिक्विड पदार्थ निकलता है, वो क्या होता है? स्टार्च होता है। तो मुख गुहा में या बक्कल कैविटी में बेटा जी किसका पाचन होता है? स्टार्च का पाचन होता है। किसका पाचन? स्टार्च का पाचन होता है। ये सबको पता है कि मुख में लार पाई जाती है, और लार का पीएच, पावर ऑफ हाइड्रोजन जो वैल्यू जो होती है वो कितनी होती है? 6.8 होती है। कितनी होती है? 6.8 होती है। अर्थात ये किस फॉर्म में होता है बेटा? अम्लीय फॉर्म में, एसिड फॉर्म में होता है, अम्लीय फॉर्म में होता है। तो लार का पीएच मान आपको पूछा जाए तो 6.8 होता है। और किस फॉर्म में होता है? अम्लीय होता है, एसिड होता है। 3 पॉइंट आपको बता दें। पाचन क्रिया का प्रारंभ मुख गुहा से प्रारंभ होता है, और मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है। मुख गुहा में स्टार्च का पाचन होता है, और लार का पीएच मान 6.8 अर्थात अम्लीय, एसिड फॉर्म में होता है। आगे चलते बेटा, हर चीज को समझने वाले। लार ग्रंथि, लार ग्रंथि साल्वरी ग्लैंड जो होती है, इससे बेटा कौन निकलेगा? सलाइवा निकलेगा। क्या निकलेगा? सलाइवा निकलेगा, अर्थात हम लार निकलेगी। लार ग्रंथि से कौन, आपको पता है किसी चीज को देखते हो तो लार आपकी टपकती है। आप अच्छा भोजन देखते हो या कुछ भी खाने के इच्छुक कोई चीज देखते हो तो आपकी क्या लार टपकती है। तो लार ग्रंथि से कौन निकलता है बेटा? लार निकलता है। जो ध्यान से देखना इधर, लार निकलता है जो भोजन में क्या मिला देता है बेटा? लार ग्रंथि के द्वारा भोजन में क्या मिलाई जाती है? लार मिलाई जाती है। क्या मिलाई जाती है? लार। अगर ये बात समझो, अगर भोजन में लार मिलाई जा रही है जिससे भोजन कैसा हो गया? गीला हो गया, चिपचिपा हो गया, तो लार ग्रंथि के द्वारा लार निकाली जाती है, और जो भोजन में क्या मिलाती है? लार मिलाई जाती है। भोजन में क्या मिलाती है? लार मिलाई जाती है। दूसरा पॉइंट उठता है बेटा, लार में म्यूकस पाया जाता है। ये शब्द को सीख लो, लार में म्यूकस पाया जाता है। जो म्यूकस पाया जाता है जो भोजन को कैसा बनाता है? चिपचिपा बनाता है। बेटा सीखने की कोशिश करें कि भोजन को कैसा बनाता है? चिपचिपा बनाता है। लार में क्या, एक शब्द सीख लो बेटा, म्यूकस। क्या बोल रहा हूं? म्यूकस। म्यूकस पाया जाता है।
लार में म्यूकस पाया जाता है जो भोजन को क्या बनाता है, चिपचिपा, स्टिकी, चिपचिपा बनाता है। जैसे आपको पता है कि जब आप भोजन खाते हो, चबाते हो, तो लार आपकी क्या हो जाती, चिपचिपी हो जाती है। तो लार भोजन को चिपचिपा बनाने का भोजन को चिपचिपा बनाने का कार्य जो करता है वो कौन करता है, म्यूकस करता है, जो लार में पाया जाता है। दूसरी बात करते हैं, हमारे शरीर में प्रतिदिन 1 से 2 लीटर समथिंग, 1 से 2 लीटर लार उत्पन्न होती है, बनती है। हमारे मुख में प्रतिदिन 1 से 2 लीटर लार बनती है। 3 पॉइंटों पर चर्चा की है, चौथा पॉइंट अभी नहीं पढ़ाया। 3 पॉइंट सीखो कि लार में कौन पाया जाता है, म्यूकस, जो भोजन को क्या करता है, चिपचिपा, जिससे भोजन की लुगदी बन जाती है, भोजन गीला हो जाता है, भोजन को अंदर जाने में आसानी होती है। और हमारे शरीर में प्रतिदिन क्या बनती बेटा जी, लार बनती है। 1 से 2 लीटर के समथिंग हमारे शरीर में लार बनती बेटा जी। आगे चलते हैं, आगे चलते बेटा, हमारी लार में, सीखो बेटा इधर से, 98%, किसी किताब में 99% भी दिया है तो कोई फिक्र की बात नहीं है। 98 से 99% दो ही रेशियो। हमारी लार में 98% जल है, क्या पाया जाता है, वाटर है। जो भी आप लार होती है आपके मुख में, उसमें 98% क्या होती है, लार, उसमें वाटर होता है। 1% जो होता है बेटा, 1% जो होता है, 1% होता है, वो होता है एंजाइम। 1% क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं पोषण तत्व पाए जाते हैं। क्या पाए जाते बेटा जी, सीख उधर। 98% या 99% भी कह सकते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 98 से 99% लार में जल, वाटर पाया जाता है, और 1% एंजाइम और पोषण तत्व पाए जाते हैं। मैंने पहले ही बताया सभी एंजाइम क्या होते हैं बेटा, प्रोटीन होते हैं। सभी एंजाइम क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। तो लार में 1% क्या पाया जाता है, एंजाइम और पोषण तत्व। और पोषण तत्व कौन से होते हैं, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट हो गए, पोटेशियम हो गया। और एंजाइम तो आपको पता ही है, समझ में आया होगा कि 1% पोषण तत्व जो होते हैं, क्लोरीन हो गया, सोडियम हो गया, बाइकार्बोनेट, पोटेशियम और सलेवा भी शामिल किया जाता है। आगे बढ़ते, बेटा दर्द सीखने को करते आगे का। पिछला लेक्चर आपको समझ में आया हो तो आगे स्टार्ट यहीं से कर। बेटा इधर देखना, लार में 2 एंजाइम भी पाए जाते हैं। मैंने बताया एंजाइम जो होते हैं वो 1% वाला हिस्सा है। लार में 1% ही क्या पाए जाते हैं, एंजाइम पाए जाते हैं। परंतु लार में 2 एंजाइम मुख्य रूप से पाए जाते हैं। पहला टायलिन एंजाइम, दूसरा लाइसोजाइम एंजाइम। दोबारा रिपीट करता हूं, टायलिन एंजाइम, लाइसोजाइम एंजाइम। ये मुख्य रूप समझना ही आपको। साइंस को अपने शरीर से जोड़ दो तो बहुत मजा आएगा, अगर इसको रट्टा मारोगे तो बिल्कुल भी आपको साइंस समझ में नहीं आएगा। बात करते हैं टायलिन एंजाइम क्या करता है। स्टार्च का पाचन, पहले ही बताया था कि मुख में किसका पाचन होता है, तो आपने बताया था स्टार्च का पाचन होता है। तो बेटा इधर देखेंगे, टायलिन एंजाइम जो होता है वो किसका पाचन करता है, स्टार्च का पाचन करता है। और स्टार्च को किस में बदल देता है, तोड़कर माल्टोज में बदल देता है। बेटा सीखने की कोशिश करें, स्टार्च का पाचन कौन करता है, टायलिन करता है, और तोड़कर किस में बदल देता है, माल्टोज में बदल देता है बेटा। और माल्टोज क्या होती है, भोजन को हल्का मीठा बनाती है। आपने देखा होगा कि भोजन को चबाते तो हल्का सा मीठा लगता है। तो हल्का जब भोजन मीठा लगता है, मिठास होती है हल्का सा, तो वो किसके कारण होती है बेटा, माल्टोज के कारण होती है। किसके कारण होती है, माल्टोज के कारण। आपको बता दें टायलिन एंजाइम
स्टार्च का पाचन करता है। स्टार्च को किस में तोड़ देता है? माल्टोज में तोड़ देता है। और माल्टो भोजन को क्या करता है? हल्का मीठा बनाता है, हल्का मीठा बनाता है। दूसरा एंजाइम लाइसोजाइम एंजाइम। बात करते बेटा आज की, आपने कोचिंग पढ़ने गए या घूमने गए, आपने सड़क से या किसी दुकान से समोसे खाए। समोसे ढके हुए तो होते नहीं है, पोहा ढका हुआ होता नहीं है। तो जैसे ही आपने समोसे का सेवन किया, पोहे का सेवन किया, तो बैक्टीरिया आ गए मुंह में, आएंगे ना, क्योंकि आप धोते नहीं हो, हाथ धोकर खाना नहीं खाते हो। आपने दुकान से समोसे का सेवन किया, पोहे का सेवन किया, तो भोजन के साथ कौन आ गया? बैक्टीरिया आ गया, जीवाणु आ गए। तो भोजन के साथ आए जीवाणुओं को क्या करता है बेटा? नष्ट करता है, किलिंग द बैक्टीरिया। भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करता है। देखो शरीर में पाचन तंत्र किस तरह से हो रहा है, हर अंग अपना कार्य कर रहा है, एंजाइम अपने काम कर रहे हैं, लार अपने काम कर रही है। तो बेटा देखना, लाइसोजाइम एंजाइम क्या कर रहा है? भोजन के साथ आए जीवाणुओं को नष्ट करने का कार्य करता है। हमारी लार में लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है, आंसू में, पसीने में, इन सब में तो कुछ मात्रा हद तक क्या होता है? लाइसोजाइम एंजाइम पाया जाता है। इसके अतिरिक्त जीभ के सिरमी ग्रंथि से कुछ मात्राओं लाइपे एंजाइम स्रावित होता है, जो भोजन उपस्थित वसा का पाचन करता है। इसको आप एक बार देख लेना, इतना अच्छा महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण तो ये दोनों बेटा। आगे चलते हैं। बेटा ये समझने की कोशिश करना, हमारे मुख में 3 प्रकार की लार ग्रंथियां पाई जाती हैं। 3 प्रकार की लार ग्रंथियां। अब आप पूछोगे सर लार ग्रंथियां 3 प्रकार की पाई जाती है। पहली लार ग्रंथि को पैरोटिड कहते हैं, दूसरी लार ग्रंथि को सब लिंगुअल ग्रंथि कहते हैं, तीसरी को सब मैंडिबुलर कहते हैं। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, पहली लार ग्रंथि को पैरोटिड ग्रंथि कहते हैं, दूसरी को सब लिंगुअल ग्रंथि कहते हैं, तीसरी को कहते हैं सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहते हैं। ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जा गया या लिखने को दे दिया जाएगा कि लार ग्रंथियों के प्रकार बताइए। यह आपसे प्री में पूछा जा सकता है कि सब मैंडिबुलर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, सब मैंडिबुलर ग्रंथि का कार्य क्या है, पैरोटिड ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, इसका कार्य क्या है। तो आपको बता दें, इन तीनों का कार्य, ऑल टाइप, इन तीनों का कार्य लार उत्पन्न करना होता है। इन तीनों का कार्य जो बेटा होता है वो क्या उत्पन्न करना होता है? लार उत्पन्न करना होता है, तीनों का कार्य। पैरोटिड ग्रंथि की बात करते हैं। पैरोटिड ग्रंथि की ये तीनों में सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि है। सब लोग इसे सब मैंडिबुलर थे, सब लिंगुअल से सबसे बड़ी ग्रंथि जो होती है, सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? पैरोटिड ग्रंथि होती है, जो हमारे कान के पास पाई जाती है, ईयर, नियर बाय ईयर। किसके पास पाई जाती है? कान के पास पाई जाती है पैरोटिड ग्रंथि। तो पैरोटिड ग्रंथि के बारे में 2 बात समझी हमने कि सबसे बड़ी ग्रंथि होती है, दूसरा पॉइंट ये कान के पास पाई जाती है, तीसरा पॉइंट याद समझना कि इस ग्रंथि को एक वायरस इफेक्ट करता है, इस ग्रंथि को एक वायरस इफेक्ट करता है। उस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस। क्या नाम बेटा? इस वायरस का नाम है पैरामिक्सो वायरस, जो इस ग्रंथि में सूजन पैदा करता है, सूजन पैदा हो जाती है, जिससे हमारे गलसुआ फूल जाते हैं। आपने देखा होगा कि गलसुआ हो जाते हैं तो ये वाला भाग हमारा क्या हो जाता है? पीछे वाला भाग, ये वाला भाग हमारे दर्द होता है और सूज जाते हैं। तो पैरामिक्सो जो वायरस है वो किसको इफेक्ट करता है, किसको प्रभावित करता है? तो पैरोटिड ग्रंथि को प्रभावित करते हैं, और जिसके कारण कौन सा रोग हो जाता है? गलसुआ रोग हो जाता है। बात करते हैं सब लिंगुअल ग्रंथि को, बात करते हैं। इसमें आपको कुछ याद नहीं रखना, सबसे छोटी है, सबसे बड़ी आपको पता है पैरोटिड है, सब लिंगुअल सबसे छोटी ग्रंथि है, और ये बेटा जीभ के पीछे पाई जाती है, बिलो द टंग। किसके पीछे पाई जाती है?
जीभ के, ये जीभ के पीछे पाई जाती है, जीभ के पीछे पाई जाती है, सबसे छोटी ग्रंथि होती है और जीभ के पीछे बिलो द टंग अर्थात पीछे पाई। इसका भी कार्य आपसे पूछा जाए कि इसका कार्य क्या होता है तो आप बताओगे सर लार उत्पन्न करती है। इसका भी कार्य आपको बताओगे तो आप बताओगे सर लार उत्पन्न करती है। क्या उत्पन्न करती है? लार उत्पन्न करती है। और लास्ट आता है सबमैंडिबुलर ग्रंथि। ये निचले जबड़े, जॉ लाइन कहते हैं जिसे, जॉ लाइन आपने देखा हो, जो बॉलीवुड वाले होते हैं वो जॉ लाइन पे ज्यादा ध्यान देते हैं। जॉ लाइन होती है जबड़े वाली, तो जॉ लाइन या जबड़े के नीचे पाई जाती है सबमैंडिबुलर। तो ये वाली ग्रंथि कहां पाई जाती है? जबड़े के नीचे, जॉ लाइन के पास। ध्यान रखें 70 से 80%, कितने परसेंट? 70 से 80% लार का उत्पादन ओनली केवल सबमैंडिबुलर करती है। ये थोड़ा थोड़ा करती है पर 70 से 80% लार का उत्पादन जो होता है वो कौन करती है बेटा जी? सबमैंडिबुलर ग्रंथि करती है। तो एक बार रिपीटेशन और कर देता हूं जिससे आपको एक बार और समझ में आएगा कि पैरोटिड ग्रंथि सबसे बड़ी होती है, कान के पास पाई जाती है, पैरामिक्सो हार्मोन इफेक्ट करता है जिससे गलसुआ रोग हो जाता है। दूसरी ग्रंथि सब लिग्वल ग्रंथि होती है, सबसे छोटी होती है और जीभ के पास पाई जाती है। और तीसरी ग्रंथि होती है सबमैंडिबुलर ग्रंथि होती है, जबड़े के नीचे पाई जाती है। सबसे ज्यादा लार पैदा करने वाली ग्रंथि सबमैंडिबुलर ग्रंथि है। बात समझ में आई बच्चा? स्टार्ट, आगे चलते बेटा। अब बेटा जीभ में अपने मुख में पढ़ लिया, मुख गुहा कैविटी, लार ग्रंथि पढ़ लिया। अब इसका सेकंड पार्ट पढ़ने वाले जीभ। जीभ वाला पार्ट थोड़ा सा देखते हुए चले। मसल ऊतक है, कैसा बेटा? ये जीभ एक पेशीय ऊतक है, पेशीय ऊतक मसल टिश्यू है जो मांसपेशियों से बनी होती है। इसमें कोई भी हड्डी नहीं पाई जाती, इसे पेशी ऊतक कहते हैं कि ये ओनली मांसपेशियों से मिलकर बनी होती है। जीभ की लंबाई लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है। कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर। ये आपको जीभ दिखाई दे रही होगी। इस जीभ की लंबाई जो होती है लगभग 10 सेंटीमीटर तक होती है हमारी जीभ। कुत्तों में कुछ अलग होती है, बड़ी होती है। हर जानवर में जीभ की लंबाई अलग अलग होती है। हम लोगों में पूछा जाए, ह्यूमन में पूछा जाए तो जीभ की जो लंबाई जो होती है बेटा जी वो कितनी होती है? 10 सेंटीमीटर होती है। और जीभ कैसा ऊतक है? ऊतक है पेशीय ऊतक। क्यों कह रहा हूं? क्योंकि हड्डी नहीं पाई जाती इसमें, मांस से बना होता है, मांसपेशी से बना होता है। तीसरा पॉइंट की बात करते बेटा, हर चीज को स्पष्ट सीखिए, मन में ध्यान से सीखिए कि ये हायोर हड्डी। बेटा 2 पॉइंट यहां से मिलने वाले हैं जो आपको हमेशा गलत करते हैं। जीभ हमेशा हायोड हड्डी, ये हड्डी जो गले वाली जो नीचे वाली जो हड्डी होती है इसको कहते हैं हायोड हड्डी। और जीभ इसी में धसी होती है, पकड़े रहती है। तो जीभ किसमें धसी रहती है बेटा? ध्यान से, हायोड हड्डी यहां पर पाई जाती है। ये जो वाला भाग होता है, ये जो हड्डी होती है हायोड हड्डी में धसी रहती है। एक शब्द और याद रखेंगे, फेनुलम। ये एक शब्द और एक वाला शब्द सबसे इंपॉर्टेंट है जीभ के माध्यम से, फेनुलम। फेनुलम क्या होता है? जीभ फेनुलम के माध्यम से मुखगुहा से जुड़ी होती है। देखो धसी किस हड्डी में रहती है तो पूछा जाएगा हायोड हड्डी में धसी रहती है। और जीभ मुखगुहा से किस तरह से जुड़ी, वो कौन जोड़ता है? फेनुलम के माध्यम से जुड़ी होती है। हड्डी पूछा जाए हायोड हड्डी, और मुखगुहा से जुड़ी पूछा जाए तो फेनुलम से जुड़ी होती है। अब आपसे क्वेश्चन यहां से सीखते हैं कि बेटा जी क्या काम कर रहे हैं। जीभ का मुख्य कार्य क्या है? जीभ के फंक्शन क्या है? टंग्स के फंक्शन क्या है? तो आपको पता होना चाहिए बेटा। भोजन में क्या मिलाती है जीभ? लार मिलाती है, ये तो पता ही है आपको, क्योंकि अगर जीभ नहीं होती तो लार सही ढंग से मिल नहीं पाएगी। भोजन को निकलने में क्या करती है? मदद करती है। अगर जीभ ही नहीं होगी तो भोजन अंदर नहीं जा पाएगा आसानी से।
स्वाद का क्या बेटा, सबसे मुख्य फैक्टर तो इसका यही है। अगर जीभ ही तो आपका स्वाद का अनुभव कराती है कि अच्छा भोजन है या बुरा भोजन है, टेस्टी भोजन है, नमकीन है या मीठा है या कड़वा है या खट्टा है, आपको बताए बेटा जीभ स्वाद का अनुभव कराती है। एक पॉइंट यार को भी जीभ ध्वनि उत्पन्न कभी करती है बेटा। अगर आपको ध्यान रखना कि जीभ के माध्यम से आपको साउंड प्रोड्यूस होता है, जीभ के माध्यम से आपकी ध्वनि उत्पन्न होती है, तो आपको बताए बेटा स्वाद का अनुभव कौन कराती है, जीभ कराती है। भोजन में लार जीभ मिलाती है और ध्वनि का उत्पादन कौन करती है, आपको बताएं तो जीभ ही करती है बेटा। कौन करती है, जीभ करती है बेटा। थोड़ा सा यहां पर चलना स्टार्ट कर, थोड़ा सा देखते बेटा इधर। बेटा इधर ये आपको जीभ दिखाई दे रही है, डायग्राम के माध्यम समझे। ये हल्का जो ये वाला जो भाग होता है, किताब में नहीं लिखा, बता देता हूँ। हल्का से ये वाला जो आगे का भाग जो होता है जीभ का, आपका जीभ का ये वाला भाग है आगे का, जीभ निकाला जाए तो ये जो भाग होता है वो थोड़ा नमकीन को फ्लो कराता है, आपको नमकीन जैसा टेस्ट अनुभव कराता है। इसका ये जो भाग है, पीछे वाला भाग है, सेम टू सेम पीछे वाला भाग है। ध्यान से देखे बेटा, ये वाला जो भाग है, ये वाला जो भाग है पीछे वाला जीभ का, वो कैसा अनुभव कराता है, स्वीट, मीठे का अनुभव कराता है। ये वाला जो आगे की नोच थोड़ा सा नमकीन, इसके जस्ट पीछे ही कर लोगे कहना तो ये मीठे का अनुभव कराता है, स्वीट। अब देखिए बेटा, आपको बता दे, ये पीछे ये वाला जो भाग है ना, ये वाला किनारे वाला भाग, ये वाला भाग, किनारे वाला जो भाग है बेटा जी, ये हमें खट्टे का अनुभव कराता है। किसका अनुभव कराता है, खट्टे का अनुभव कराता है। आपको पता होगा नींबू जैसे ही हमारी जीभ पे लगता है तो हम क्या कर लेते, कान को पकड़ लेते, ये वाले भाग को पकड़ लेते हैं, क्योंकि जीभ का ये कॉर्नर वाला भाग होता है, ये वाला जो भाग होता है जीभ का, ये कॉर्नर वाला भाग है, वो क्या अनुभव कराता है, खट्टा। और लास्ट वाला जो भाग है बेटा, ये वाला भाग है, लास्ट वाला जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, ये जो भाग है वो कड़वा अर्थात बिटर स्वाद अनुभव कराता है। तो बेटा आगे वाला नमकीन थोड़ा कह सकते हैं, वैसे मीठा, मोस्टली मीठा अनुभव कराता है। साइड वाला पूछा जाए तो खट्टा अनुभव कराता है, और पीछे वाला पूछा जाए तो आपको कड़वा अनुभव कराता है। एक बात और सीख लो, याद है, हमारी जीभ दिखाई दे रही है, जीभ पर आपको पता है छोटे छोटे से पार्टिकल है, इस पर जीभ पर छोटे छोटे से पार्टिकल है, इन पार्टिकल को पेपलाई, हिंदी में लिख देता हूं पेपिलाई, या यहां भी लिखा होगा, देखेंगे जीभ पर छोटे छोटे से, जीभ पर छोटे छोटे से छेद पाए जाते, ऊपर हमारी जीभ पर छोटे छोटे से छेद पाए जाते। इन छेद को क्या कहते हैं बेटा, पेपलाई कहते हैं। बेटा जी क्या कहते हैं, पेपलाई कहते हैं। पेपलाई जो होती है यही स्वाद का अनुभव कराती है। ये छोटे छोटे से छिद्र है ना, यही क्या कराती है, स्वाद का अनुभव कराती है। हमारी जीभ पर छोटे छोटे छेद हैं, इनको क्या कहते हैं, पेपलाई कहते हैं, जो स्वाद का क्या कराती है बेटा जी, अनुभव कराती है। खट्टा, मीठा, कड़वा, ये सब पेपलाई के माध्यम से किया जाता है। तो पेपलाई क्या करती है, स्वाद का अनुभव कराती है। स्वाद कलका है, पेपलाई एक स्वाद कलका है जो इसमें स्वाद का अनुभव कराती है। आपको ये भी बता दें, महिलाओं में स्वाद कलका बहुत ज़्यादा पाई जाती है, लगभग 10,000 के समथिंग। पुरुषों में अनुपात पूछा जाए तो वही 5 से 6,000 के समथिंग। इसलिए महिला खाने पीने का पसंद ज़्यादा करती हैं, ये चटोरी टाइप कह सकते हैं आप लोग, क्योंकि उनमें पेपलाई हमेशा क्या होती है, ज़्यादा होती है। बच्चों में स्वाद कलका, टेस्ट बड जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है। और जैसे ही बड़े बड़े होते हम, हमारी उम्र बढ़ती जाती है, तो टेस्ट बड या स्वाद कलकाएं धीमे धीमे कम होती जाती है। इसलिए आपको पता है बच्चा जब मिट्टी खाता है उसमें भी इसको क्या आता है, स्वाद आता है।
घर की पुट्टी खाता है उसमें भी उसको क्या आता है, स्वाद आता है। इसलिए बच्चों में स्वाद कल का टेस्ट बड ज़्यादा होती है और महिलाओं में भी ज़्यादा होती है। जैसे ही बच्चा बड़ा होता जाता है तो उसकी टेस्ट बड कमज़ोर या कम होती जाती है। तो इतना सारा आपको पढ़ने के बाद आगे चलते हैं, आपको और समझाते हैं। लास्ट तक चलेंगे, स्टार्ट करते हैं। बेटा इधर देखेंगे, क्वेश्चन को थोड़ा समझने की कोशिश करें बेटा जी। मैं आपको डायग्राम भी बना देता हूं।